चलिए देखिए, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने ली थी वो चैप्टर 2 थी, जिसका नाम था विलयन। ठीक है, विलयन में हम लोगों ने देखा कि अगर एक विलय होता है और एक विलायक होता है और आपस में मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, तो इनसे जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने विलयन के प्रकार देखे कि उनके भौतिक रूप से उनके मिक्सचर के आधार पर हमने जब उनका वर्गीकरण किया तो 9 प्रकार के विलयन हमें प्राप्त हुए। ठोस में हमने पदार्थ डाले, द्रव में हमने पदार्थ डाले और गैस में हमने पदार्थ डाले। इस आधार पे हमारे कितने विलयन तैयार हुए, 9 विलयन तैयार हुए। उसके बाद हम लोगों ने विलयन का क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, वर्गीकरण करने के बाद अब विलयन की बात आती है कि इसको किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो सांद्रता जो विलयन को रिप्रेजेंट करने का काम होता है वो होता है सांद्रता का, कि कोई विलयन कैसा है ये उसकी सांद्रता से पता चलता है। ठीक है, सांद्रताएं 2 प्रकार से मापी जाती हैं, एक भौतिक तरीका है, भौतिक यूनिट कहलाती है, और एक रासायनिक यूनिट भी कहलाती है। ठीक है ना। तो सांद्रताएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए सांद्रता यूज करते हैं और सांद्रता की मात्रा 2 प्रकार के होते हैं, कुछ भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक होते हैं। उसकी हमने टेबल आपको बनवाई थी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है विलयन के नेचर के बारे में, विलयन के गुणों के बारे में। ठीक है ना। हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, विलयन के गुणों के बारे में। ठीक है ना। अब विलयन का सबसे पहला गुण है तनु विलयन। ठीक है ना। तनु विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है ना। तनु विलयन, और हमारे इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग द्रव विलयन की अवस्था को स्टडी करेंगे। ठीक है ना। द्रव अवस्था वाले विलयन को हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था के भी विलयन होते हैं और गैसीय अवस्था के भी विलयन होते हैं। ठीक है ना। तो अभी इस चैप्टर में इस वर्ष हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, द्रव विलायक जो। ठीक है ना। द्रव विलायक वाले विलयन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। अब तनु विलयन के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं, भौतिक गुणों की जो हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो भौतिक गुणों से रिलेटेड है। ठीक है। तनु विलयन के कौन से गुण, भौतिक गुण। ठीक है। भौतिक गुणों के अंतर्गत आपके जो गुण आते हैं, नंबर 1 आपका आता है परासरण दाब। क्या आता है, परासरण दाब। हम सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, परासरण दाब की बात करेंगे, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, एक चीज हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है वाष्प दाब। दूसरा क्या चीज आता है, वाष्प दाब। अगला हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वाष्प दाब का मतलब होता है वेपर प्रेशर। ठीक है। अगला जो भौतिक गुण है विलयन का वो है वेपर प्रेशर। ठीक है ना, वाष्प दाब। इसके बाद हम लोग जो चर्चा कर रहे होंगे उसका नाम होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, उसका उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है। अगला हमारा वो रहेगा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है ना। इन बातों पे भी बात करेंगे। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और हिमांक का अवनमन का मतलब होता है डिप्रिसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। इन चारों पे बात करेंगे। और ये चारों गुण जो है आपके, ये जो आपके 4 के 4 गुण है, ठीक है, चारों गुण को हम लोग जो है अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अणुसंख्य। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि अणुसंख्य क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये चारों गुण किसके कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम बताते हैं बहुत कम शब्दों में। विलयन के या पदार्थ के वो गुण जो आयतन पर या उसके अणुओं पर, कहने का मतलब है मोल प्रभाव पे, अगर एक लाइन में कहें तो मोल प्रभाव पे निर्भर करते हैं, वो सब अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है। किसी विलायक के, किसी विलयन के वो गुणधर्म जो अणुसंख्य होते हैं वो हमेशा मोल प्रभाव पे निर्भर करते हैं। तो मोल प्रभाव पे निर्भर करने वाले गुण क्या कहलाएंगे, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे। ठीक है ना। खास बात क्या होती है, ये अणुओं पे निर्भर करते हैं, या ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करते हैं, या ऐसे कहा जाए कि आयतन पे निर्भर करते हैं। ठीक है ना। कुल मिला के ये बात समझ में आई। तो ऐसे गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इन चारों पे, इस चैप्टर के अंतर्गत यही 4 मेन इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। ठीक है ना।
सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण दाब की, ठीक है। बाकी चीजें हम रफ करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं ये परासरण क्या होता है और परासरण दाब किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो समझेंगे आखिर ये परासरण है क्या चीज, ठीक है ना। तो देखिए परासरण की घटना एक विशेष घटना है। अगर आप जो है एक विलयन बनाते हो, क्या बनाते हो, एक विलयन बनाते हो। ये रहा आपका एक बीकर, ठीक है, इसमें आपने एक विलयन रखा, ठीक, ये रहा एक आपका विलयन। विलयन कैसे बनता है, एक से अधिक, है ना, पदार्थ आपस में मिला दो। ये मैंने दूसरा पदार्थ मिला दिया, देखो डॉट डॉट करके बनाया है ना, एक गाढ़ा वाला बनाया है और एक खाली वाला बनाया है ना, ये है विलयन। ये क्या चीज है, विलयन है, ठीक है, इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPM कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और उसके ऊपर जो है हम लोग तनु विलयन या फिर जो हमारा विलायक है उसको भर दिया जाता है। विलायक को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ये आपका क्या है, विलायक, ठीक है ना, ओके। तो ये है आपका विलायक, मतलब सॉल्वेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है ना। अब जब ऐसे करके रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। और जो सॉल्यूशन के साइड के कण हैं ये भी इधर मूव कर जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से गति करते रहते हैं। लेकिन जो ये वाले कण हैं, ठीक है, जो सॉल्यूट है, जो तुमने घोला है ना, जो अवाष्पशील अशुद्धि तुमने डाली है, ये वाष्पशील हो या अवाष्पशील, ठीक है ना, ये कण जो है यहाँ पर जाते हैं और सेमी परमेबल से टकराते हैं और टकरा के फिर से कहाँ वापस आ जाते हैं, अपने पहले वाले माध्यम में ही रहते हैं, वहां से टकरा के आ जाते हैं। मतलब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो इसको उधर जाने नहीं देती है ना, जबकि इनको आने जाने दे रही, चाहे आए चाहे चले जाए, है ना, दोनों काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये अणुओं का एक पलनी, एक झिल्ली के द्वारा एक तरह से स्वतः गमन, अपने आप से गमन जो हो रहा है, यही घटना क्या है, परासरण है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परासरण क्या है तो आप क्या बताएंगे कि जब एक सांद्र विलयन या एक तनु विलयन, या ऐसे भी कह सकते हैं एक तरफ विलयन और एक तरफ विलायक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करके रखे जाते हैं, तो सांद्र विलयन विलायक के जो कण हैं या विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपारगम झिल्ली को पार करके, स्वतः पार करके विलयन में प्रवेश करते हैं। इस घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि ठीक हम समझ गए परासरण, ठीक है। अब बात आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या चीज है ना, अर्धपारगम झिल्ली क्या चीज है। तो अर्धपारगम झिल्ली कुछ नहीं, एक टाइप का फिल्टर है, एक टाइप का छन्ना है, समझ लीजिए, है ना, जो एक प्रकार के अणुओं को तो जाने देता है लेकिन एक प्रकार के अणुओं को रोक देता है, ठीक है ना। ये अर्धपारगम झिल्ली जीव जंतुओं में पाई जाती है, वनस्पतियों में पाई जाती है और प्राकृतिक रूप से भी बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसे प्याज की लेयर देखा होगा, वो इसी का उदाहरण है। अंडे के ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो भी इसी का उदाहरण है ना, ठीक है। और आजकल तो लैब में 100% अर्धपारगम झिल्लियाँ बनाई जा रही है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, परासरण के बाद एक चीज आ जाती है विसरण। इस पे भी अंतर कभी कभी आ जाता है, विसरण क्या चीज है ना। तो विसरण बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर एक बर्तन लिया जाए, ठीक है, ये रहा आपका एक बीकर, ठीक है, इसमें मान लो पहले से विलेय मौजूद है। कौन मौजूद है, विलेय मौजूद है। बाद में तुमने क्या क्या इसमें विलायक को डाल दिया, इसमें किसको डाल दिया, विलायक को डाल दिया, तो ये अपने आप से इसमें पूरे में विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ऐसे करके फैल जाएंगे। इस घटना को विसरण कहते हैं। इसमें मतलब कोई माध्यम, कोई बाउंड्री, कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है, ठीक है ना। डायरेक्टली जो पदार्थ होता है वो उसमें डिफ्यूज हो जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये घटना अलग थी। यहाँ पे एक पन्नी को, झिल्ली को पार करके जो विलायक थे वो विलयन के अंदर जा रहे थे, बल्कि यहाँ क्या होता है, डायरेक्टली दोनों आपस में मिक्स होते चले जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये विसरण है। ये किस चीज की घटना है, ये आपकी विसरण की घटना है, ठीक है ना। तो विसरण में जो अणु होते हैं उनके बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, वो अपने आप से आपस में मिक्स हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे पानी के अंदर तुम लोग नील डालते हो, क्या है, विसरण का उदाहरण है ना।
या दूध में पानी मिलाते हैं, किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो परासरण मिश्रण में अंतर है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि परासरण दाब क्या चीज है। आप क्या बात करेंगे? परासरण दाब क्या चीज है, ठीक है ना। तो भैया ये जो विसरण होना शुरू हुआ है, इस घटना को रोकने के लिए आपको जो बाहर से दाब लगाना पड़ता है वही क्या है? परासरण दाब की माप हो जाता है, ठीक है ना। कैसे किया जाता है जरा डायग्राम से इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर? चलिए देखिए भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास ये रहा एक बीकर, ठीक है, और इसके अंदर तुमने भर रखा है विले। क्या भर रखा है? विले, ठीक है। और एक तुमने रॉड लिया, उस एक प्रगनली ली और उसमें तुमने क्या किया? एक थैला बांध दिया जो अर्धपारगम झिल्ली से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अर्धपारगम झिल्ली से बना हुआ है। और उसको तुमने इसमें लटका दिया और इसके अंदर विलयन भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ है, ये ठीक है। इसमें क्या भरा है? विलयन, ठीक है। और ये किसमें लटका दिया? एक विलायक के भीतर लटका दिया, यहाँ तक ये विलयन भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक, अब जब इसको लटकाओगे तो जाहिर सी बात है ये कण अंदर जाना शुरू कर देंगे कि नहीं शुरू कर देंगे, है ना। ये घटना शुरू होगी कि नहीं होगी? ये कण इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि इसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। मतलब ये जो आपने लटकाया था पहले ऐसे करके, ठीक है, ये चर्म पात्र के अंदर विलयन तुमने ऐसे लेके लटका दिया था इसमें, ठीक है, यहाँ तक भरा था। अब पता लगा ये यहाँ तक भर आया है, ठीक है, ऐसे भरता चला जाएगा। क्यों भर गया यहाँ तक के? क्योंकि इसके जो विलायक के कण थे, ठीक है ना, जो विलायक के कण थे वो इसके अंदर चले गए, जिसकी वजह से इसके हाइट में क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट हो गया, ऊपर हाइट बढ़ गई, है ना। पहले थैला यहीं तक भरा था, अब कहाँ तक भर गया? यहाँ तक भर गया है, ठीक है ना। तो ये जो घटना हुई है ये द्रव स्थैतिक दाब के कारण हुई है। भाई ये द्रव जो था इस थैले पे दाब लगा रहा था, उस दाब को कम करने के लिए ये कण अंदर प्रवेश कर गए। ये कण क्या किया? अंदर प्रवेश कर गए, तो अंदर का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, जिससे द्रव स्थैतिक दाब कंट्रोल होता है ना। तो यहाँ पे ये जो द्रव स्थैतिक दाब है, जो द्रव स्थैतिक दाब, यही परासरण दाब की क्या होता है? माप होता है ना। ये क्या चीज है? परासरण दाब, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? परासरण दाब को P से भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे पाई से भी लिखते हैं, ठीक है ना। यही परासरण दाब की क्या हो गई? माप हो गई, ठीक है ना। अगर हम चाहे परासरण दाब की माप निकालोगे कैसे, है ना, तो द्रव स्थैतिक दाब होता है परासरण दाब, तो P बराबर या पाई बराबर जो हो जाएगा वो कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ गया है, वो विलयन जो है वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ गया है और विलयन का घनत्व कितना था, ये इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। और जो परासरण दाब होता है इसका मात्रक जो होता है वो एटीएम या वायुमंडल होता है, ठीक है ना। चाहे एटीएम लिख दो चाहे वायुमंडल लिख दो, समझ में आई ये बात? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे कहे कि दूसरी विधि बताओ, ठीक है, एक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक करने के लिए, या फिर चलिए अभी आगे बताते हैं उसको, ठीक है ना। पहले ये समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है ना। अब चलिए दूसरा तरीका भी देखिए कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो भैया प्रायोगिक रूप से इसको प्रयोग करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्कले और दूसरे साइंटिस्ट थे हार्टले। दोनों ने मिल करके एक प्रयोग किया और एक यंत्र बनाया जिसके द्वारा आप परासरण दाब की गणना करते हैं, ठीक है ना। चलिए परासरण दाब की गणना देख लीजिए कैसे की जाती है, ठीक है। बर्कले हार्टले ने कुछ इंतजाम दिया था तुमको, ठीक है। उन्होंने क्या इंतजाम दिया था वो देखो तुम्हारे सामने है, ठीक है। उन्होंने एक स्टील का पात्र लिया था मजबूत, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और उसके बीच में क्या थी? एक बाउंड्री थी ऐसे ऐसे करके, बाउंड्री मतलब अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है पिस्टन लगा हुआ था। पिस्टन जानते हो ना, जैसे सुई लगाते हैं डॉक्टर के पीछे पिस्टन लगा होता है ना, वही दबाते हैं तभी दवा अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया? यहाँ पे दाब मापी लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे आपका ऐसे करके दाब मापी लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे भैया हम पिस्टन लगा देते हैं, ये रहा हमारा पिस्टन, ठीक है, ये रहा आपका पिस्टन, ठीक है ना। ये यहाँ से पुश किया जाएगा, ठीक, क्लियर है। एक तरफ भर देते हैं विलयन, इधर क्या भर देते हैं? विलयन। इधर की तरफ पिस्टन लगाए, उधर क्या भरेंगे? विलयन। हाँ, उल्टा मत कर देना, इधर की तरफ पिस्टन उधर भरेंगे, सांद्र विलयन भी कह सकते हो या विलयन कह सकते हो, ठीक है। इधर आपका क्या मौजूद है? विलयन मौजूद है, ठीक है ना। ये रहा इधर विलयन, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या रहता है? विलायक रहता है। इधर कौन मौजूद है भैया?
ऐसे करके इधर कौन मौजूद है, ठीक, इधर विलायक। विलायक तो पता ही है कम घनत्व होता है, ये क्या चीज है, विलायक। ठीक, दोनों हमने रख दिया, दोनों क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं, ये फ्लो ऑफ इंडिकेटर, इधर हमको पता चल रहा है कि प्रवाह किधर से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इधर जाना शुरू कर देगा, अर्धपारगम झिल्ली। ये क्या चीज है, अर्धपारगम झिल्ली। ये है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है ना, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इधर से ये द्रव इसमें जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, है ना, ये पिस्टन ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर से इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे। कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, मान लो जब जैसे ही रखा था वहाँ पे इनिशियल रीडिंग ये थी हमारी, मार्क ये है, ठीक है ना। पहले इतना द्रव इसमें भरा हुआ था, जैसे ही देखा ये द्रव इधर जाना शुरू होगा, पिस्टन ऊपर शुरू होगा, ये नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये द्रव का लेवल यही बना रहे, इसमें हम नापते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बाहर से क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल प्रेशर हम इस पे डालते रहेंगे। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे तो जो उधर से द्रव आ रहा था उसको इधर इसमें जो आ गया था उसके अणु फिर से वापस चले जाएंगे, है ना। केवल विलायक के अणु आए थे, विलायक के अणु जा भी सकते हैं, तो जब दबाओगे तो केवल कौन जाएंगे, विलायक के अणु ही बाहर जाएंगे, और हम उस स्थिति पे लाके फिर से रोक देंगे। तो ये करने में, इस स्थिति में वापस द्रव को लाके रोकने में, उस स्टेज पर, उस लेवल पर जो हमें इधर प्रेशर लगाना पड़ा था, जो दाब लगाना पड़ा था, वही क्या हो जाता है, परासरक दाब की माप हो जाती है। ये कैसे पता चला, इस मशीन का नाम क्या है, बर्कले-हार्टले विधि, है ना। ये कौन सी मशीन है, जो बर्कले-हार्टले विधि ने उन्होंने बना के दी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये परासरण का विक्रम क्रम हो गया, है ना, दाब माप करना। ये घटना परासरण हुई कि विलायक के कण विलयन में प्रवेश किए, ये क्या है, परासरण। और तुमने वापस इधर से प्रेशर लगाया, धकिया करके सारे कण फिर से वापस कर दिया, ये उत्क्रम हो गया, मतलब रिवर्स हो गया। समझ गया इस बात को कि नहीं, ठीक है ना। अब बात आती है समपरासारी क्या होता है, ठीक है ना, समपरासारी। तो ऐसे दो विलयन पता लगा, एक विलयन यह था, एक कोई और विलयन ऐसे मिल गया तुमको, तुमने दोनों चेक किया, देखा बराबर दाब लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैसे है, समपरासारी विलयन है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई समस्या किसी को, अच्छा ठीक है। समदाबी विलयन क्या होते हैं, समान ताप पर, समान ताप पर जिन विलयनों का जो वाष्प दाब है अगर वो समान हो, समदाबी उनको कहते हैं कि दो विलयन लिए, उनका हमने वाष्प दाब चेक किया एक ही ताप पे, अगर उनका वाष्प दाब समान मिलता है तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं परासरण दाब के नियम की व्याख्या किसने की, जरा इनकी भी बात कर लेते हैं, कौन थे, है ना। चलो भाई, बहुत नाम सुना होगा तुमने इनका, ठीक है। एक वाट हाफ थे, पूरे अगर होते तो क्या होता, पहले तो वो हाफ थे, ठीक है ना। चलो देखते हैं उनके बारे में क्या मामला है। तो वाट हाफ की बात करते हैं। परासरण दाब की जो सबसे ज्यादा चर्चा की है, नियम दिए हैं, वो किसने दिए हैं, परासरण दाब के नियम वाट हाफ में, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, परासरण दाब के नियम, ठीक है ना। परासरण दाब के नियम, ठीक है ना, परासरण दाब के नियम। तो भैया सबसे पहले आप जान लो, एक साइंटिस्ट थे 1877 में, WFP फेफर, क्या नाम था, WFP फेफर। उन्होंने सबसे पहले विलयनों के परासरण दाब पर प्रयोग स्टार्ट किया। उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया केवल, ठीक है ना। प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपना कुछ हल ऑब्जर्वेशन किया, उसको अपनी डायरी में रखा, लेकिन उसको उन्होंने एक्सप्लेन या उसको दुनिया के सामने वो नहीं रख पाया जाता, ठीक है ना। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनका प्रयोग किसने किया, वाट ने किया, वाट हाफ ने किया, ठीक है ना। याद रखिएगा, WFP फेफर ने प्रयोग किया और उनके जो निष्कर्ष निकल के आए उनका प्रयोग किसने किया, वाट हाफ ने किया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वाट हाफ फिर क्या बताते हैं वाट हाफ के बारे में, है ना। वाट हाफ ने ये बताया कि उनके प्रयोग को स्टडी करने के बाद कि इन पे जो गैस के नियम होते हैं, गैसी विलयन पे या गैसों पे जो हम नियम लगाते हैं, वो सारे नियम अगर वैद्युत अनवघट का तनु विलयन बना दिया जाए तो वो सारे नियम उस पर अप्लाई हो जाते हैं। वैद्युत अनवघट जो होते हैं उन पे गैसों के सारे नियम क्या होते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना।
ये बात इन्होंने बताई। तो इन्होंने फिर जितने गैस वाले नियम थे उनको एक्सप्लेन करके विलियम पे विद्युत घट के तनु विलियम पे लगा के दिखाया। तो क्या क्या बताया, चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले परासरण दाब के अंतर्गत इसका काम हम बताने जा रहे हैं, वांट हाफ नियम। क्या बताने जा रहे हैं? वांट हाफ नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। इस नियम में सबसे पहला नियम जो उन्होंने बताया था, ठीक है, वो किसका नियम बताया था? बॉयल का नियम बताया था। बॉयल का गैस के लिए बॉयल का नियम था, वांट ने इसमें लगा दिया, इसके लिए नाम उनका क्या पड़ गया? बॉयल वांट हाफ नियम, ठीक है। इस नियम में भैया इन्होंने क्या कह डाला? इन्होंने कहा बॉयल में क्या कहा कि अगर ताप स्थिर रखा जाए, क्या किया जाए? ताप को यदि स्थिर रखा जाए, ठीक है, तो उनकी जो परासरण दाब होती है वो हमेशा सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। परासरण दाब इज प्रोपोर्शनल टू सांद्रता सी, ठीक है ना। किस कंडीशन में? स्थिर ताप पर। कब? स्थिर ताप पर, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर ताप जरूर रहना चाहिए, तब जाके P इज प्रोपोर्शनल टू C होता है। स्थिर ताप पर परासरण दाब जो विलयन है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप हटाएंगे तो आपको एक नियतांक लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि नियतांक हमने लगा दिया, स्मॉल के यहाँ नियतांक लगा दिया, तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या? ठीक है। अगर हम सांद्रता को आयतन आयतन में बदलना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू नियतांक, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ के क्या है? नियतांक है। जहाँ के क्या है? जहाँ के नियतांक है, नियतांक है। ये इनका पहला नियम हो गया, जो बॉयल वाला नियम था उसी को वांट हाफ ने प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा इन्होंने नियम प्रयोग किया जो चार्ल्स ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स का नियम, गैस का नियम था, गैसों पे लगने वाला चार्ल्स का नियम था, और किसने प्रयोग कर लिया? वांट ने कर लिया। तो चार्ल्स वांट हाफ नियम, भैया देखो इन्होंने इसमें क्या बता डाला, ठीक है। इन्होंने कहा अगर सांद्रता को स्थिर रखा जाए, ठीक है ना, स्थिर सांद्रता पर जो परासरण दाब होता है, स्थिर सांद्रता पर जो परासरण होता है वो ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? ताप के, ठीक है। किस पे? स्थिर सांद्रता पर। स्थिर सांद्रता पर क्या होता है? जो परासरण दाब है वो T के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। अगर हम इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो P इक्वल टू K डैश, एक ऊपर के आ चुका है इसलिए यहाँ क्या लिख देते हैं? K डैश T लिख देते हैं। बताओ समझ में आई बात की नहीं है? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। K क्या है? यहाँ पे नियतांक है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं परासरण दाब सांद्रता पे भी निर्भर कर रहा है, परासरण दाब टेम्परेचर पे भी निर्भर कर रहा है। तो कुल मिला के इन्होंने जो हल निकाला है ना, अपनी जो समीकरण थी जिसको हम लोग वांट हाफ समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है, कि वांट हाफ ने फिर अंत में रिजल्ट क्या दिया, ठीक है। वांट हाफ समीकरण अगर लिखी जाए तो क्या होगा? दोनों समीकरण नंबर 1 रख दो इसको, ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये वाली आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। तो वांट हाफ ने समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 मोल के लिए, पहले किसके लिए बनाया? 1 मोल के लिए, ठीक है। जब 1 मोल के लिए इन दोनों को इन्होंने आपस में जोड़ा, ठीक है ना, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? PV इक्वल टू RT प्राप्त हुआ। क्या हुआ? PV इक्वल टू RT। ये समीकरण 1 मोल के लिए हमें प्राप्त हो गया, मिली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। अगर मान लो गैस के N मोल हो, सॉरी विलियन का N मोल हो, ठीक है ना, यदि N मोल हो तो N मोल के लिए यही समीकरण जो है वो PV इक्वल टू क्या बन गई? nRT बन गई। यहाँ पे P क्या है? वाष्प दाब है, V क्या है? विलयन का आयतन है, N क्या है? जो विलय है उस पदार्थ के मोलों की संख्या है, R क्या है? विलयन नियतांक है, R क्या है? विलयन नियतांक है, T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस पे आप बात कर रहे हो वो ताप है, ठीक है ना। तो R याद रखिएगा, R के बारे में पूछ लेता है 0.0832, ठीक है ना, 0.082, ठीक है ना, 82 ही रख लो, बस यहीं तक रखा गया है 82, ठीक है ना। इसका ये रखे लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल प्रति मोल ऐसे करके लिखेंगे, और प्रति केल्विन होता है, प्रति केल्विन ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया? मात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन नियतांक कहते हैं, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, विलयन नियतांक बोलते हैं। गैस की समीकरण के लिए इसको गैस नियतांक बोलते हैं, विलयन
के लिए इसको क्या बोलेंगे, विलयन नियतांक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब इससे क्या क्या कर सकते हैं भैया, इससे हम लोग अणुभार ज्ञात करते हैं अगर पूछा जाए इनका प्रयोग कहाँ है। ठीक है ना। अच्छा, इसी समीकरण को अगर मान लो ये जो मोल है इनको और तुम वो करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इधर रख करके लिख देते हैं। और अगर इसको तोड़ दिया जाए, इसका जो n है मतलब मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, तो आप कैसे निकालते हैं, पदार्थ का भार होता है और पदार्थ का अणुभार होता है। ठीक है ना। तो इस पदों में लिख सकते हो, कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा भी आ जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो PV था n की जगह पे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, अणुभार को स्मॉल n से लिख देते हैं और इनटू RT रहेगा। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर लिया करेंगे, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो इस समीकरण से अगर आपसे पूछा जाए फायदा क्या है ना, अगर आपसे पूछे प्रयोग बताओ, प्रयोग नंबर 1 क्या निकालेंगे, यहाँ से पता चला अणुभार ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, किसका अणुभार, ये भी लिख देते हैं। ठीक है ना, विलय का अणुभार, किसका, विलय का अणुभार। अब कौन सा विलय डाले थे, वह तो तरफ घट्ट डाले थे, जो अवाष्पीय पदार्थ था वो डाले थे, है ना, उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2 दूसरा प्रयोग बताओ क्या है, दूसरा विलयन का हम लोग परासरण दाब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, इसकी उपयोगिता हो गई, इसके प्रयोग हो गए। आपसे पूछा जाए वार्ड समीकरण का क्या प्रयोग करते हो, तो वार्ड समीकरण से हम लोग अणुभार की गणना करते हैं जो विलय डाले हो, और क्या करते हो, दूसरी चीज परासरण दाब ज्ञात करते हो। कैसे अणुओं का अणुभार ज्ञात करते हो, जो आवाजशील होते हैं, जब घट होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये एक पूरा रासायनिक गुणधर्म आपका, सॉरी भौतिक गुणधर्म आपका एक क्लियर हुआ, जो अणुसंग गुणधर्म था जिसका नाम परासरण